डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म दीपा अकेडमी पर। मैं हूँ के रोशन और फिर से एक बार आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूँ, जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का। और जो सेशन है हमारा, क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं वह शिक्षक भर्ती हमारा हुआ था 2023 में। TRE1, TRE2, TRE3 करके 3 एग्ज़ाम हुए हैं शिक्षक भर्ती के लिए बिहार में। और उसी का जो TRE1 हुआ था वह 24/8/2023 को हुआ था। उसी का 1 to 5 का कुछ क्वेश्चंस लेकर के हम आए हैं और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस पूछा गया है एग्ज़ाम में। और यह जो हमारा 1 to 5 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 6 to 8, 9 to 10 सब का एग्ज़ाम अलग अलग हुआ है और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। सबका डिस्कशन जरूरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आता है और उसको अटैम्प्ट करने का, उसको सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ज़रूरी रहता है और उससे लेवल का भी अंदाज़ा पता चलता है किस तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, सेशन अगर लाइक आए, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें सेशन को, और कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंक्लूड करें, उसका जवाब देने का हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह के सेशंस आपको मिले और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिले। पहला क्वेश्चन जो हमारा है देख लेते हैं। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। पहला क्वेश्चन जो हम काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं ताकि आपको एक जगह कंपाइल सारा इन्फॉर्मेशन मिले, ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने का ज़रूरी नहीं पड़े। तो रियल एग्ज़ाम क्वेश्चन है, इसलिए इससे डरना नहीं है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट से ऊपर है। हाई लेवल का क्वेश्चन से पूछा गया है एग्ज़ाम में। बहुत ही कम क्वेश्चन है जो लगता है कि थोड़ा मॉडरेट टू ईजी है, लेकिन ज़्यादा मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन है। तो 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति बहुतों को मालूम भी नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस हमारे 1938 में अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में। किसमें? हरिपुरा अधिवेशन होता है, इसमें यह कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। और यही अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ही यह राष्ट्रीय योजना समिति या राष्ट्रीय नियोजन समिति भी इसको बोला जाता है, कहीं कहीं पे नियोजन भी बोल जाता है। नियोजन, तो योजना बोल ले या नियोजन बोल ले एक ही बात है। तो इसको ले करके यही आए थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ अध्यक्षता पूछा गया, अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष तो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन यह योजना समिति के अध्यक्ष हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। योजना समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन गांधी जी ने इसका यह करके विरोध कर दिया, यह राष्ट्रीय योजना समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति का, कि यह गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप नहीं है। गांधी जी से सुभाष चंद्र बोस का मतभेद जग जाहिर था। तो 1939 वाला जो अध्यक्ष चुने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस फिर से दोबारा, उसमें क्या करते हैं? पट्टाभी सीता त्रिपुरी में 1939 में कब हुआ था? त्रिपुरी में। एक हुआ हरिपुरा में, 38-39 याद रखना है। 38 हरिपुरा और 39 त्रिपुरी। त्रिपुरी। पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी के द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार थे, गांधी जी समर्थित उम्मीदवार थे, उसको सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं। हरा करके फिर से अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। तो गांधी जी इससे थोड़ा बौखला जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया जो योजना समिति था उसको अपने विचारधारा के अनुरूप नहीं ठहरा करके उसको कैंसिल करवा देते हैं। ज़्यादा चला नहीं, लेकिन इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना समिति, नियोजन समिति बार बार जो हमारे देश के बड़े आर्थिक विद्वान थे वो लाते रहते थे। एक सबसे पहला जो 1934 में लेकर के आए थे हमारे, कौन थे वह? विश्वेश्वरैया। आर्थिक नियोजन का पहला प्रारूप आर्थिक नियोजन पहली बार लेकर के कौन आए थे? 1934 में पहली बार
इसको ज़रूर याद रखना है, पहली बार पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। पहली बार कौन लेकर के आए थे? तो एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया हमारे यह इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, फर्स्ट सिविल इंजीनियर ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिविल इंजीनियर थे इंडिया के, इसीलिए इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स या इंजीनियर दिवस कह लीजिए, इंजीनियर्स डे या इंजीनियर दिवस मनाया जाता है, यही एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि यह हमारे देश के पहले सिविल इंजीनियर थे। और भी इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। एक दो और योजना समिति या नियोजन समिति कुछ लोग लेकर के आए थे। एक बॉम्बे प्लान करके आया था, जो हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति लेकर के आए थे। एक बॉम्बे प्लान करके आया था, एक बॉम्बे प्लान करके कौन लाए थे? हमारे देश के 8 बड़े उद्योगपति, 8 बड़े उद्योगपति, बॉम्बे प्लान करके उद्योगपति जो 8 थे हमारे देश के बड़े, वही लेकर के आए थे। और इसको गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया था, इसको गांधीवादी कह करके, गांधीवादी विचारधारा से गांधीवादी योजना मान लिया गया था। अब बड़े बड़े उद्योगपति गांधीवादी हो चले थे, तो ये बड़े बड़े उद्योगपति क्या थे? गांधीवादी योजना लेकर के आए थे। इसको गांधी जी ने स्वीकार कर लिया था। इसका टाइम था 1944, 1934 में पहला, 44 में दूसरा यह लेकर के आए थे। कौन? बड़े बड़े उद्योगपति। 34 से सीधा 10 साल आगे 44, और इसको गांधीवादी योजना के अनुरूप मान करके इसको स्वीकार कर लिया गया था। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? श्री नारायण अग्रवाल। इसको श्री नारायण या एन लिखिए ना, इसको अग्रवाल, श्री एन अग्रवाल से याद रखना है कि बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत किए थे। इसमें 8 बड़े बड़े उद्योगपति का इनपुट था, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था हमारा योजना। और उसके बाद एक देख लेते हैं 1945, 44 के बाद 1945 में जो हमारा योजना बना था, 1945 में इसको लेकर के आए थे। 1945 में जन योजना नाम से, जन योजना के नाम से कौन लेकर के आए थे? एम.एन. रॉय, यह जो हमारे संविधान सभा में एक सदस्य भी थे, एम.एन. रॉय, यही लेकर के जन योजना के नाम से लेकर के आए थे 1945 में। और एक 1950 में हमारा योजना लेकर के आए थे कौन? जयप्रकाश नारायण, जिसको सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। यह सब नाम याद रखना है। सर्वोदय योजना के नाम से हमारा जयप्रकाश नारायण हमारा सर्वोदय योजना के नाम से 1950 में लेकर, इस तरह के कुछ योजना हमारे नेताओं द्वारा आज़ादी से पहले प्रस्तुत किया गया था। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी एंड बिहार बहुत बड़ा नाम है, ज़्यादा याद महात्मा गांधी एंड बिहार ही याद रहे। पुस्तक को किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम भगवान, दास त्रिपलानी। इनका नाम है जे.बी. कृपलानी यहाँ गलत है, यहाँ पे कृपलानी होगा। और सैयद अली जहीर, तो इनका नाम है जे.बी. कृपलानी। तो कौन थे जिन्होंने महात्मा गांधी एंड बिहार पुस्तक को लिखा था? तीनों ऑप्शन में से कौन होगा? तो हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी एंड बिहार पे पुस्तक लिखी थी। राजेंद्र प्रसाद का और कुछ पुस्तक है, इंडिया डिवाइडेड, जरूर याद रखना है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। बापू के कदमों में भी लिखा था, लेकिन पूछता नहीं है बापू के कदमों में। सत्याग्रह एट चंपारण, एक क्वेश्चन जो पूछने लायक है। बुक का नाम सत्याग्रह
सत्याग्रह एट चंपारण, सत्याग्रह एट चंपारण पूछा जाता है। किसने लिखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये जेबी कृपलानी का आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा इनका है माई टाइम्स नाम से, माई टाइम्स नाम से जेबी कृपलानी का आत्मकथा है। तो जेबी कृपलानी हमारे 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, कांग्रेस के 1946 में। और यह 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भी यही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मेरठ में अध्यक्ष थे 1946 में, मेरठ अधिवेशन में। और उसके बाद आज़ादी के समय भी 1947 में जब 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ तो जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। माई टाइम्स नाम से इनका आत्मकथा याद रखना है, माई टाइम्स, जेबी कृपलानी का आत्मकथा माई टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से मना कर दिया था? चौकीदार कर देना इनकार कर दिया था बिहार के लोगों ने। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमारा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो टाइपिंग मिस्टेक बढ़ जाता है, छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से एक से अधिक है ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं। चौकीदार कर जो देना मना किया था बिहार के लोगों ने किस आंदोलन के प्रभाव में आकर, तो इसका ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? 1930 में। और गांधी जी के आने के बाद जो आंदोलन है हमको याद रखना है कि एक हमारा 30 याद रखना है सविनय अवज्ञा को, और 1920 भी याद रखना है असहयोग आंदोलन के लिए, असहयोग आंदोलन हमारा 1920 याद रखना है। और 30 याद रख 1940 भी याद रखना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, बहुत की पॉइंट है व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे, तो इसको भी याद रखना है। एक 20, एक 30, एक 40, 10-10 साल के गैपिंग पर। और उसके बाद हमारा आता है 1942 जो भारत छोड़ो, सबसे लास्ट भारत छोड़ो, सबसे भयंकर आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन। इस तरह से 2-3 जो मेन तिथि है उसको याद रखना है क्रोनोलॉजी को। 20 में असहयोग, 30 में अवज्ञा, सविनय अवज्ञा, पहले असहयोग तब अवज्ञा, इस तरह से याद रखना है। पहले 20 में असहयोग, 30 में अवज्ञा, 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और 42 में भारत छोड़ देना है, यानी भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा। फिर 30 के बाद 32 में भी शुरू होता है, लेकिन पहले याद रखना कि पहला जो इसका चरण था 1930 में सविनय अवज्ञा का शुरू हुआ था। फिर 31 में गांधी जी चले जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने ब्रिटेन, लेकिन वहाँ बात नहीं बनता है। तो फिर आके 32 में वह फिर से सविनय अवज्ञा पार्ट 2 शुरू कर देते हैं। तो मोटा मोटी पहले याद रखना है क्रोनोलॉजी कि 20, 30 और 40 गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ा हुआ है हमारा 1920, 1930, 1940, इस तरह से 3-4 तिथि को याद रखना है। सविनय अवज्ञा के प्रभाव में आकर चौकीदार कर देना बंद कर दिया था। चौकीदार कर था क्या, होता क्या था चौकीदार कर? और गांव में चौकीदार आजकल भी बहुत से गांव में होते हैं, अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। पहले पहरा देने के लिए चौकीदार होते थे, पहरा देने के लिए चौकीदार होते थे। कौन होते थे? चौकीदार। और इनको सैलरी देने के लिए, इनको तनख्वाह देने के लिए सरकार अपने जेब से, अपने खजाने से पैसा नहीं खर्चा करती थी। क्या करती थी? जिस गांव के चौकीदार होते थे वहाँ की जनता पर क्या होता था? कर, यानी टैक्स का बोझ डाल दिया जाता था, टैक्स का बोझ डाल दिया जाता था। कहा कि जनता पर, जिस गांव का पहरा देने के लिए चौकीदार नियुक्त होते थे, जिस गांव का पहरा देने के लिए चौकीदार नियुक्त होते थे, तो जनता पर टैक्स का बोझ डाला जाता था। इसलिए लोगों को लगा कि नहीं, फालतू का हमसे टैक्स लिया जा रहा है, तो सरकार का काम है जनता की सुरक्षा करना,
जनता की रक्षा करना सरकार का काम है। सरकार को सैलरी देना चाहिए, तनख्वाह देना चाहिए, जनता पर क्यों टैक्स का बोझ दे रहा है। तो इसलिए चौकीदार कर देने से असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में इन्होंने जनता ने, बिहार की जनता ने मना कर दिया था चौकीदार टैक्स देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला, वयोवृद्ध हो गया, वयोवृद्ध ध लिखेंगे, वयोवृद्ध, ऐसे वयोवृद्ध महिला के रूप में ध लगा देना। वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, कौन थी? गुलाब कौर, बिस्नी देवी शाह, अरुणा आसिफ अली, इनमें से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो लगभग क्वेश्चन थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही है। अरुणा आसिफ अली जो भी पढ़ते हैं जानते हैं कि अरुणा आसिफ अली को ही वयोवृद्ध महिला के रूप में जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या किया था इन्होंने? ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था इन्होंने। मुंबई के, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने कांग्रेसी झंडा को फहराया था, कांग्रेसी झंडा को फहराया था अरुणा आसिफ अली। इनकी आत्मकथा याद रखना है। अरुणा आसिफ अली की एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखना है आत्मकथा को। पर्दा टू पार्लियामेंट, फ्रॉम पर्दा यानी पर्दा से उठ के पार्लियामेंट में, टू फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट, फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट यानी संसद, पार्लियामेंट यानी संसद, कहाँ से उठ के? पर्दा से उठ के, या फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट, पर्दा से उठ के या पार्लियामेंट में गई, इसलिए इनकी आत्मकथा का नाम है फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट। अरुणा आसिफ अली पूछ सकता है, आत्मकथा खूब पूछता है बड़े बड़े नेताओं का जो भूतपूर्व हमारे रहे हैं। तो फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट अरुणा आसिफ अली की आत्मकथा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5 नंबर, किस जगह पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग था, होम रूल लीग, उस जगह का नाम पूछ रहा है कि कहाँ पे की थी? 1916 में की थी, यह याद रखना तारीख। मुंबई में, नागपुर में, पूना में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा होम रूल लीग जो है, 2 होम रूल लीग याद रखना है। एक पहला है बीजी तिलक के द्वारा बना होम रूल लीग, और दूसरा है एनी बेसेंट के द्वारा। दोनों ने ही अलग अलग होम रूल लीग बनाया था। और बीजी तिलक का जो होम रूल लीग था वह, उसका क्षेत्र थोड़ा सीमित था, यह महाराष्ट्र में था, कर्नाटका में था। बीजी तिलक का जो होम रूल लीग था वह कहाँ पे था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और कहाँ पे था? मध्य प्रदेश को उस समय मध्य प्रांत बोला जाता था, मध्य प्रांत और बरार, इन सारी जगहों पर इसका प्रभाव था। महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार। बीजी तिलक का जो होम रूल लीग था, इन्होंने अप्रैल बीजी तिलक कब बनाए थे? अप्रैल 1916, याद रखना 16 में बना था, अप्रैल 1916 में। और एनी बेसेंट भी 1916 में ही बनाती है, लेकिन इनका महीना सिर्फ 5-6 महीना आगे है, सितंबर। कब है? सितंबर 1916, सितंबर में एनी बेसेंट का होम रूल लीग आता है। बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक का अगर पत्रिका पूछ ले, कौन कौन से पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था, तो केसरी और मराठा और केसरी, यह 2 पत्रिकाएं निकाला करते थे। इसमें इसका खूब प्रचार प्रसार किया। मराठा अंग्रेजी में निकलता था, मराठा किस में निकलता था? इंग्लिश में, और केसरी मराठी भाषा में, तरह से याद रखना है, कुछ भी पूछते रहता है एग्जाम में। जीएस का सेक्शन थोड़ा भास्ट होता ही है। केसरी मराठी भाषा में और मराठा इंग्लिश भाषा में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया 2 मैगजीन था।
पत्रिका था। और अगर पूछ ले कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना, पहले इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा पूना। इसका आंसर होगा पूना। आंसर क्या होगा इसका? पूना, सी ऑप्शन। होम रूल लीग कहाँ पे लेके आए थे? पूना में। बेलगांव में इसका गठन किए थे और पूना में होम रूल लीग को लेकर के आए थे। बिहार में अगर पूछ दे, बिहार से रिलेटेड एग्जाम सब है, तो बिहार में होम रूल लीग अगर पूछ दे, होम रूल लीग HRL, होम रूल लीग बिहार में, तो इस बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया था होम रूल लीग का? तो दिसंबर 1916 में बिहार में होम रूल लीग, दिसंबर 1916 में कौन थे हमारे? मजरूल हक। बिहार में मजरूल हक को याद रखना है। बिहार में मजरूल हक नाम के नेता थे जिन्होंने दिसंबर 1916 में होम रूल लीग बिहार में इसका नेतृत्व किया था। किसने? मजरूल हक ने। मजरूल हक, मजरूल हक, मजरूल हक, इसको याद रखना है। होम रूल लीग से बिहार से रिलेटेड है, बिहार में इसका नेतृत्व किया था। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, आयरिश थी महिला जो इंडिया आई थी और यहीं की होकर के रह गई। यहाँ इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी। 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही। सब बहुत सारा फैक्ट्स है, याद रखना है। 1907 से 1933 तक यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष रही और यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1917 में यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1917 में कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में यह कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट हमारी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी और इनको पहला महिला अध्यक्ष का दर्जा भी प्राप्त है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, आयरिश महिला, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का भी सौभाग्य इनको हासिल है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यह बन के निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, यमुना कारजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन रिलेटेड है? कौन रिलेट करते हैं? राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती, यमुना कारजी। देखिए ऑप्शन और थोड़ा कमेंट बॉक्स में जवाब देने का भी ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन रैंडम आएगा ही, क्या पूछा जाएगा थोड़ा पढ़ते जाना है। सिलेबस थोड़ा वास्ट है तो उसको इकट्ठा करते जाना है, लिखते चलना है। जो भी फैक्ट्स लिखाया जा रहा है उसको लिखते चलना है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक से अधिक इसमें शामिल है। सब ने मिल कर के, किन किन ने मिल कर के? तीनों ने मिल कर के, ABC, राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती और यमुना कारजी, तीनों ने मिल कर के यह हुंकार जो साप्ताहिक पत्रिका, हुंकार साप्ताहिक पत्रिका, इसको शुरू किया था। यह हुंकार जो हिंदी साप्ताहिक पत्रिका थी यह किसानों से रिलेटेड थी, यह बात भी याद रखना। हुंकार किसानों से संबंधित थी, किसानों से संबंधित पत्रिका थी। और चूँकि सहजानंद सरस्वती तो किसान आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं, इन्होंने 1929 में सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा इन्होंने बनाया, इसको स्थापित किया। और फिर 36 में 7 साल बाद 1936 में भी इन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, इस संस्था का इन्होंने गठन किया 1936 में। पहले बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, उसके बाद 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का भी इन्होंने गठन किया। अब सहजानंद सरस्वती चूँकि बिहार से बार बार इनके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनका एक आत्मकथा है, इनका ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा
इसको भी याद रखना है। मेरा जीवन संघर्ष एकदम याद करके रट के रखना है। सहजानंद सरस्वती का आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा, थोड़ा राइटिंग से कीजिएगा, मेरा जीवन संघर्ष। ज़्यादा लोड नहीं लीजिएगा राइटिंग का, आवाज़ भी सुनना है, लिख लेना है, मेरा जीवन संघर्ष। आत्मकथा का नाम क्या है? किसका? स्वामी सहजानंद सरस्वती का। राहुल संकीर्तन साहित्यकार थे, भी बिहार से रिलेटेड थे। ये सहजानंद सरस्वती किसानों के लिए काफ़ी आंदोलन किए थे, काफ़ी लड़े थे, किसानों के को व्यवस्थित करने के लिए, किसानों के लिए काफ़ी आंदोलन किए थे, इसलिए इनका, और बिहार से जुड़े थे, इनसे जुड़ा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मेरा जीवन संघर्ष इनका आत्मकथा है। और बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? वह अंग्रेज अधिकारी कौन था जो झांसी की रानी को मरने के बाद श्रद्धांजलि दी और बोला कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? मतलब यही एक मर्द थी, बाकी सब नामर्द थे। अंग्रेज अधिकारी का कथन था। कैंपबेल है, हडसन है, ह्यूरोज है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन से अंग्रेज अधिकारी थे? तो यह जनरल जो ह्यूरोज था, यही झांसी की रानी से लड़ते लड़ते इसी ने लड़ाई में झांसी की रानी को परास्त किया था और उनको मार दिया था, ह्यूरोज। और यही श्रद्धांजलि देने पहुंचा, तो लड़ने में इसका छठी का दूध याद आ गया, इसलिए इसको पता चला कि विद्रोहियों में यही एक मर्द थी। जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी कौन? हमारी झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक और नाम हमको याद रखना है, मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई का एक नाम हमें पूछ देता है मणिकर्णिका। एक मूवी भी आया था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका कौन सी एक हीरोइन है जो लेकर के आई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी लीड हीरोइन कौन थी मणिकर्णिका मूवी की? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक और नाम मणिकर्णिका या मनु, मनु भी इनको बोला जाता था। बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका। और लक्ष्मीबाई से रिलेटेड फैक्ट्स, इनका ग्वालियर एमपी में, लक्ष्मीबाई का एमपी के ग्वालियर में क्या? समाधि स्थल। समाधि स्थल अगर पूछ दे एग्जाम में कि इनका समाधि स्थल कहाँ पे है, समाधि स्थल, तो थी तो यूपी की। लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? यूपी, झांसी यूपी में पड़ता है, झांसी की रानी यूपी की थी, लेकिन समाधि स्थल बना है एमपी में। या एमपी में कहाँ पे बना है? ग्वालियर में। एमपी के ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है, ग्वालियर में, एमपी के ग्वालियर में समाधि स्थल लक्ष्मीबाई का है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम और ना आसिफ अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसको सीधा रट्टा मार के रखना है, जगजीवन राम हमारे श्रम मंत्री कौन थे अस्थायी सरकार में। और जब अस्थायी सरकार, अस्थायी 46 में बनी थी, अस्थायी सरकार जब बनी उसमें भी श्रम मंत्री कौन थे? हमारे जगजीवन राम ही थे। दोनों में, अस्थायी पूछे तब चाहे अस्थायी पूछे तब, दोनों में जगजीवन राम ही हमारे श्रम मंत्री थे। इनको बाबूजी के नाम से जाना जाता है। यह भी बिहार से रिलेटेड है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार से जो भी व्यक्तित्व जुड़े होंगे वह हर एक बिहार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह बिहार से जुड़े थे। और 1934 में यह क्या करते हैं? एक रविदास कलकत्ता में, 1934 कलकत्ता में जाकर के यह क्या करते हैं? एक रविदास महासभा का स्थापना करते हैं। रविदास महासभा, रविदास जातीय संगठन यह भी था एक, रविदास महासभा, जो छुआछूत के विरुद्ध कार्य करने के लिए, छुआछूत को मिटाने के लिए रविदास महासभा का गठन करते हैं 1934 में कलकत्ता में जाकर के। और यह जगजीवन राम 1971 का भारत पाकिस्तान का लड़ाई बहुत पॉपुलर था। 1971 का भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध हुआ था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान बट करके क्या हो गया? बांग्लादेश के रूप में दुनिया के नक्शा पर आया।
तो इसमें रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम, हमारे क्या थे इसमें, रक्षा मंत्री थे। जगजीवन राम क्या थे, रक्षा मंत्री थे। किस समय, भारत पाक युद्ध के समय हमारे रक्षा मंत्री थे, इसलिए इनका नाम याद रखना है कि उस समय रक्षा मंत्री यही थे। और सबसे लंबा समय तक कैबिनेट मिनिस्टर हमारे जगजीवन राम जो हैं, सबसे ज़्यादा समय 30 साल, सबसे ज़्यादा वक्त तक कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर या रहे हैं कब तक, 30 साल। 30 साल या लगातार कैबिनेट मिनिस्टर कोई न कोई पद पे मंत्रिमंडल में रहे हैं। इतना लंबा समय तक कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रहा है। तो जगजीवन राम से रिलेटेड 2-3 फैक्ट्स है जिसको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार के एग्ज़ाम में इनसे जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। इनका समाधि स्थल जो है जगजीवन राम का, यह भी याद रखना है। समाधि स्थल, इनका समाधि कहाँ पे है, समाधि स्थल का नाम क्या है, समाधि स्थल, श्रम मंत्री जगजीवन राम समाधि स्थल कौन सा है, तो समता भूमि बोला जाता है। समता भूमि, समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, समता भूमि। यह सब तो बड़े बड़े नेता जो हुए हैं हमारे आज़ादी की लड़ाई के, उनसे जुड़े फैक्ट्स जरूर याद रखना है। समता भूमि के नाम से समाधि स्थल को जाना जाता है। समता भूमि किसका, जगजीवन राम का। जगजीवन राम का समाधि स्थल समता भूमि के नाम से जाना जाता है। और 1934 में रविदास महासभा बनाते हैं हमारा जगजीवन राम। 71 के भारत पाक युद्ध के समय यह रक्षा मंत्री थे, जिसमें बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाया गया था। और सबसे ज़्यादा समय तक यह कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। कुछ फैक्ट्स ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। यह सब क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का है, डीपली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाना भी नहीं चाहिए। किस महीने में कृषि कानून यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। लोग ईयर तो याद रख लेता है, लेकिन महीना तारीख याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन चलिए, बोर्ड है, जो मन पूछ सकता है उसी पे तो रिजल्ट आता है। तो मई, नवंबर, फरवरी, इसमें से किस महीने में नील बगान के विरुद्ध कृषि कानून पारित हुआ था। यही 3 कठिया नील बगान, यही 3 कठिया पद्धति, यानी 20 कट्ठा में से 3 कठिया याद रखना है। 3 कठिया पद्धति, यही नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति प्रसिद्ध है। 3 कट्ठा देना होता था सरकार को टैक्स के रूप में 20 कट्ठा में से। तो इसी के लिए गांधी जी आंदोलन किए थे। पहला आंदोलन, पहला सत्याग्रह इन्होंने नील के खेती करने वाले किसानों के लिए किया था और 3 कठिया पद्धति को ख़त्म करवाया था। तो वह जो ख़त्म करवाया वह कानून, कृषि कानून, नील बगान के स्वामी, यानी जो उसका स्वामी होता है, यूरोपीय स्वामी सब जो था, उसका जो कंपनी सब था, उसके विरुद्ध में पारित हुआ था। किस महीने में पारित हुआ था, तो ये हमारा मई का जो महीना है, मई महीना, इसमें लिख लेना है 1 मई, 1 मई को, 1 मई को गवर्नर साइन कर दिया था। गवर्नर ने इस अधिनियम पर साइन किया था, साइन किया। इस तरह से 3 कठिया पद्धति 1 मई को, 3 कठिया पद्धति जो था, 3 कठिया पद्धति 1 मई को समाप्त हो गया। 3 कठिया पद्धति क्या हो गया, 1 मई से, 1918 से 1 मई 1918 से 3 कठिया पद्धति समाप्त हो गया। और बदले में जितना वह पहले से वसूल चुका था कंपनी, तो इसमें पारित हुआ कि उसका 25% मुआवजा किसानों को वापस किया गया। जो पहले से वसूली कर चुका था उसका 25% किसानों को वापस करना पड़ा। किसानों को वापस करना पड़ा। जो यह यूरोपीय नील बगान के स्वामी थे उनको क्या करना पड़ा, वापस करना पड़ा, वापस करना पड़ा। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। जल्दी किसी बुक में भी ज़्यादा फैक्ट्स इससे जुड़ा हुआ मिलता नहीं है, तो क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा गया है। और क्लास जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है 1 to 5 का लिया जा रहा है। 1 to 5 में तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इतना डीपली। 1 to 5 का लेवल ही क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन जो कि पूछा गया है और कट ऑफ थोड़ा लो ही गया था। और जैसे भी हो, जितने कैंडिडेट चाहिए थे उतने तो सिलेक्ट हुए ही थे एग्ज़ाम में। तो हमको तो पैटर्न देख करके सारा उसका जितना डायमेंशंस है उसका तैयारी करके रखना है। तो क्या कहा जाए, पढ़ना होगा जोर लगा करके, थोड़ा डीपली भी पढ़ना होगा। यह नहीं कि बच्चा क्लास का 1 to 5 का है तो थोड़ा हम ऊपर ऊपर पढ़ के ही निकल जाएंगे, नहीं, थोड़ा भीतर घुस के डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या पूछ लिया जाए। तो इस तरह से हमने आज 9-10 क्वेश्चंस का जिक्र किया। आगे भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, हज़ारों क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और थोड़ा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपको लाइक करना है, और कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछना है, उसका जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।